हरि ओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि जो 29 तारीख को 73 कोड के नेट की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है वो लोग एनटीए की वेबसाइट पर जा कर के अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये जो अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब जो 3 दिन बचे हैं उसमें आप लोग क्या करें, क्योंकि जो 24 तारीख को परीक्षा हुई है 25 कोड की, संस्कृत की ही थी वो, लेकिन एमए वाले स्टूडेंट्स की थी। तो उस परीक्षा में कैसे प्रश्न आए हैं उसके आधार पे आप लोगों का प्रश्न कैसा हो सकता है, आप लोगों को अभी 3 दिन में क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ भी देंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार के मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस के आधार पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो 24 तारीख को जो परीक्षा हुई उसके अंदर में सबसे पहली बात देखा गया कि 10 प्रश्न जो थे वो गद्य पर आधारित आए, यानी कि संस्कृत के भाग की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर को अभी छोड़ दीजिए। जो 10 प्रश्न, 100 में से 10 प्रश्न गद्य पर आधारित आए, यानी कि 2 गद्य आए थे, 5-5 प्रश्न थे, मतलब दोनों गद्य में। और वो जो 10 प्रश्न आए थे वो 10 प्रश्न, उसमें एक गद्य शुकनासोपदेश में से था। कादम्बरी के शुकनासोपदेश आप लोगों ने सुना होगा, उस शुकनासोपदेश में से एक गद्य आया था, और दूसरा गद्य वेद में से था, लेकिन पता नहीं चला कहाँ से था वो प्रश्न, क्योंकि वो बहुत उसकी भाषा क्लिष्ट थी। हाँ, वैदिक भाषा थी, थोड़ी क्लिष्ट थी, तो इसलिए वो पता नहीं चला है अभी तक। और बाकी जितना भी मैंने अपने मित्रों से बात की और बहुत सारे छात्रों से बात की, तो उसमें मैंने पाया कि जो इस बार जो पेपर का पैटर्न था वो पैटर्न बिल्कुल जो इससे पहले जो पेपर हुआ था उसी पैटर्न पर था, यानी कि मिलान पर आधारित प्रश्न ज़्यादा थे, आपके कथन और निष्कर्ष पर आधारित भी प्रश्न पूछे गए थे। संस्कृत के अंदर में पहले भी, पिछले वाले पेपर में भी पूछे गए थे, लेकिन इस बार ज़्यादा प्रश्न कथन और निष्कर्ष पर आधारित थे, ठीक है। और आपके बहुत सारे प्रश्नों के अंदर में विकल्प में भी विकल्प दिए थे, यानी कि ए बी, हाँ बी सी, हाँ सी डी, इस प्रकार के विकल्प, 4 विकल्प दे करके फिर उसके बाद में दिया था कि इन सब में क्या होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों से कहूँगा कि होते तो सरल भी हैं, हाँ, और अगर आपने थोड़ा भी, अगर आपका बेसिक फंडामेंटल, यानी कि आपका मूल क्लियर है, यानी कि आपको जो भी चीज़ आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप उन प्रश्नों को आराम से कर लोगे। और अगर आपने वैसे ही पढ़ रखा है, केवल ऊपर ऊपर से चीज़ें याद कर रखी है, तो आप लोगों को उसमें परेशानी होने वाली है, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है उसमें। ये भी उत्तर हो सकता है, वो भी उत्तर हो सकता है इसमें, और उस चक्कर में गलत हो जाते हैं, फिर बाहर आकर के सोचते हैं, तो उसके बाद में बहुत अपने आप पे पश्चाताप होता है कि मैंने आती हुई चीज़ को गलत कर दिया। तो इसलिए ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग वैसी गलती ना करें। और जो आपके पास 3 दिन है, आज 25 तारीख हो गई, 26, 27, 28, क्योंकि 29 को तो परीक्षा है, तो आपके पास 3 दिन जो है, उन 3 दिनों में आप क्या करें, इसमें मैं सिलेबस पर आधारित आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो वेद का जो इकाई है उसके अंदर में आप क्या करो कि जो वैदिक साहित्य से सामान्य परिचय, इसके अंदर में सामान्य परिचय के अंदर में आप लोग जो वेद है, वेद के जो 4 मतलब भाग हैं, जो कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जो इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि मतलब किस वेद की कौन सी संहिता है, कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा आरण्यक है और कौन सा उपनिषद है, मतलब किस किस वेद के कितने कितने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद मिलते हैं। और आप लोग जो इसके नाम को अगर आपने याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन्होंने याद नहीं कर रखा है वो लोग, मेरी वीडियो मैंने बना रखी है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उस पर आधारित, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आएंगे
होंगे, इतना मेरा पक्का विश्वास है। ठीक है। और उसके बाद में दूसरा, क्योंकि मिलान जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्योंकि 25 कोड में भी 3 से 4 प्रश्न इस पर पूछे गए थे। और एक बात और मैं बता देता चाहता हूँ कि आप लोग ऋग्वेद के अंदर में जो मंडल है, 10 मंडल हैं ऋग्वेद को, मंडल और अष्टक क्रम में विभाजित किया गया है। तो मंडल के अंदर में जो वंश मंडल हैं, यानी कि ऋषियों का जो मंडल है, जैसे कि दूसरे मंडल के ऋषि हुए गृत्समा, विश्वामित्र, अत्रि, तो ये जो है ये आप ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि इसमें भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है। और बाकी बस इतना कर लीजिएगा इसको, मतलब रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इसको। उसके बाद में ऋग्वेद संहिता एवं सर्ग विचार रहा, तो इसके ऊपर में आप पुरुष सूक्त को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पुरुष सूक्त से सर्ग विचार के ऊपर में प्रश्न आ सकते हैं। बाकी ये जो माध्यम संहितायाम रुद्र स्वरूपम, ब्राह्मण स्वरूपम, वेदाश्च, आरण्य के पंचमहायज्ञ, कुष्मांड होमा, हाँ, उपनिषदि श्रेय प्रेय मार्ग, सनत कुमार संवादश्च, ये जो है ये 4, अगर ये जो 3 टॉपिक, यहाँ 4 टॉपिक है, इन चारों टॉपिक को अगर आपने पहले पढ़ रखा है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप रिवीजन करके जाइए। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप इनको पढ़ने के लिए अभी सोचे भी ना, क्योंकि 3 दिन बाकी है। 3 दिन के अंदर में आप अगर इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें याद रहेगी, कुछ चीज़ें नहीं रहेगी, और वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि विकल्प के अंदर भी वो लोग विकल्प देते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को। आप केवल ये 2 टॉपिक, हाँ, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप रिवीजन करके जाइए। ठीक है। उसके बाद में ये जो गायत्री, अनुष्टुप, उष्णेक, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये जो छंद है, इन छंदों में किस छंद में कितने अक्षर हैं ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर में 2 प्रश्न पूछे गए 25 कोड के अंदर में। ठीक है। तो आपके में भी प्रश्न आ सकते हैं। और इसके बाद में निरुक्ते षड्भाव विकार रहा, 6 विकार, भाव विकार कौन कौन से हैं, और आप लोग उनके लक्षण भी देख लीजिएगा कि जायते अस्ति विपरिणमते, ये जो इस प्रकार जो है, तो इसमें निरुक्त का एक बार लक्षण जो जरूर देख लीजिएगा इन सभी 6 भाव विकार के, क्योंकि आप लोगों को मिलान में ये इनके लक्षण दे करके और उसके आगे में भाव विकार दे करके मिलान पे प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है। देवता स्वरूप विचारा और ऋचाम त्रैविध्यम, तो ये इसमें सप्तम अध्याय जो है निरुक्त का, उसमें ज़रूर प्रारंभ में ही है, मतलब शुरुआत के 2 पेज को आप ज़रूर देख लीजिएगा, केवल 2 पेज देखने हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद में त्रैस्वर्य प्रदर्शनम, स्वरित भेदा, विवृति, स्वर भक्ति, ये आप इसमें उदात अनुदात स्वरित, बस इतना देख लीजिए। और बाकी क्योंकि ये जो है इस पे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना कम है। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया तीसरा टॉपिक जो माध्यम संहिता रुद्र स्वरूपम, ब्राह्मण स्वरूपम, वेदाश्च, आरण्य के पंचमहायज्ञ, उपनिषदि श्रेय प्रेय मार्ग, और ये 9वां, इन 5 को अगर आप छोड़ भी दोगे तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन 5 टॉपिक पर जो प्रश्न आएंगे वो सभी के लिए कठिन होंगे, क्योंकि बहुत से लोग इन 5 टॉपिक को नहीं पढ़ते। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर में एक तो प्रॉपर नोट्स नहीं मिलते हैं, और दूसरा ये मतलब ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, और ये थोड़ा कठिन विषय है। तो इसलिए इसको आप अगर अभी पढ़ोगे तो बहुत परेशानी होगी आपको, इसको छोड़ सकते हो और केवल इन सब चीज़ों को आप रिवीजन कर लीजिए। पहला जो है आपका वैदिक साहित्य से सामान्य परिचय, इसमें मैंने आपको बता दिया, ज़रूर देख लीजिएगा। आपका संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, उसके बाद में वंश मंडल। ठीक है। और आपका थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि जो आपका बृहद आरण्यकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, इसमें आप देख लीजिएगा जैसे शिव संकल्प सूक्त किस अध्याय में है। हाँ, आपके और जो आपके ईशावास्योपनिषद जैसे 40वां अध्याय है, तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको ज़रूर सामान्य चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में आते हैं दूसरे इकाई में। दूसरे इकाई में क्या है कि
आपका व्याकरण से है। तो दूसरा इकाई जो है व्याकरण का, इसके अंदर पंच संधया, समासाः, कारकानि, प्रत्ययेषु क्तवतु, कृत्य, स्त्री प्रत्यय, मत्वर्थीयाः। तो ये जो व्याकरण वाले हैं उन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होगी। और जो लोग दूसरे मतलब अदर विषय से हैं, दूसरे विषय से हैं, जैसे ज्योतिष वाले, हाँ, सामान्य परंपरा ये रहती है कि ज्योतिष वालों का व्याकरण कमज़ोर होता है। शास्त्रों में भी ये बातें कही गई हैं। तो इसलिए कि आपका पंच संधि, समास, कारक और प्रत्ययेषु, इसके ऊपर में आप एक बार सूत्रों को देख लीजिएगा। जैसे कारक प्रकरण में मुख्य मुख्य सूत्र कौन से हैं वो देख लीजिएगा। और पंच संधि, ये सारे पंच संधि के अंदर में मुख्य मुख्य जैसे यण संधि, दीर्घ संधि, ये सारे संधियों के उदाहरण और आपके सूत्र जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन सब पे भी मिलान पे प्रश्न आ सकते हैं। तक, तवतु, कृत्य, स्त्री प्रत्यय जरूर देखिएगा, क्योंकि स्त्री प्रत्यय से प्रश्न आएंगे। और स्त्री प्रत्यय से प्रश्न पूछा भी गया, 25 कोड में भी पूछा गया। मत्वर्थी है, ये सारे के सारे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। समास के अंदर में भी, तो इन सब में रिवीजन, ये सभी टॉपिक पे रिवीजन करना है, कोई इसमें कोई भी छोड़ने लायक नहीं है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो वो तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो वो लोग एक बार ऊपर से मतलब जैसे आप लोग पढ़ तो सब ने रखा होगा, क्योंकि ये सामान्य है व्याकरण, इतना व्याकरण तो सब लोग पढ़ते हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि ये आप लोग मुख्य सूत्रों को ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए। अब 3 दिन रह गए, 3 दिन में आप अगर इनके मुख्य सूत्रों को रिवाइज़ कर लेंगे तो एटलीस्ट जब मिलान के प्रश्न आएंगे तो वो आपके गलत नहीं होंगे। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, और वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा तो इस चक्कर में आप लोग गलत कर लोगे, तो फिर आप लोगों को खुद पछतावा होगा। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कि वहाँ पर गलत करें। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस मतलब जब आप रिवाइज़ करके जाएंगे तो फिर वहाँ पे गलत होने की संभावना कम होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरा जो वो है इकाई है, उसके अंदर में नक्षत्र परिचय है, राशि परिचय, आपका ग्रह परिचय और दशम भाव विचार। इसके बाद है नववीर कालमान। ये 5 टॉपिक है। तो इन 5 टॉपिक के ऊपर में मैं इसमें सलाह दूंगा कि आप लोग रिवाइज़ करने के लिए मेरी बनाई हुई वीडियो है, उन वीडियोज़ को देख लीजिए। आधे घंटे की 4 वीडियो मैंने बनाई है। मैं अगला वाला वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि कहाँ पर है वो वीडियोज़। उन वीडियोज़ को देख लेंगे आप लोग, पर्याप्त है। कहीं कोई भी प्रश्न इन सब में से अगर आया तो आप लोगों के गलत नहीं होंगे। आधे घंटे की यानी कि 2 घंटे लगेंगे आपको देखने में। उन वीडियोज़ के आधार पे अपने अगर नोट्स बनाने होंगे तो नोट्स भी बना सकते हैं। नक्षत्र परिचय, ठीक है, राशि परिचय, ग्रह परिचय और नववीर कालमान, इन चारों के ऊपर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाए हुए हैं। हाँ, 1 साल पहले मैंने बनाए थे। और पूरा मतलब इसके अंदर में पूरा जो भी प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी प्रश्न आए हैं उनके हिसाब से मैंने वो प्रश्न टॉपिक वाइज मैंने बनाए हैं। मतलब प्रश्न नहीं है, वो टॉपिक पूरा क्लियर किया है। इसके बाद दशम भाव विचार, ये जो दशम भाव विचार है इसको आप छोड़ भी सकते हो। दशम भाव विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और आप केवल ये 4 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करने के लिए अगर आपके पास में आपने पहले पढ़ रखा है, आपके पास में बुक किताबें हैं, नोट्स हैं, तो आप लोग उससे रिवाइज़ करिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि मेरी वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। उससे आपके ज्योतिष के जो प्रश्न आएंगे, एटलीस्ट टॉपिक एक इकाई से 5 से 6 प्रश्न तो आते ही हैं, वो 5 से 6 प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद में आते हैं चौथी इकाई, पुराने इतिहास। ये जो पुराने इतिहास का सामान्य परिचय, महापुराण से सामान्य परिचय, पुराण लक्षणम, सृष्टि विषय का उदाहरणम, राजतरंगिण्या विषयवारा, कलन विरचिता विषयवारा, महाभारत भीष्म पर्व। तो देखो इसके अंदर में एक चीज़ कि आप महापुराण के सामान्य परिचय में मतलब कि 18 महापुराणों के नाम, और कौन बड़ा पुराण है कौन छोटा पुराण है, सबसे छोटा पुराण और सबसे बड़ा पुराण, ये आप याद करके जाइएगा। और अगर नहीं याद है तो वो एक श्लोक है, मद्वयम ब्रद्वयम चेव, ऐसे करके श्लोक है।
महोद्वयम् भवद्वयम् ऐसे है, इस प्रकार से श्लोक है, मैं भी थोड़ा विस्मरण हो रहा है। हाँ, वो जो श्लोक है उसको याद करके उसके अनुसार 18 महापुराणों के नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद में पुराण लक्षण, पुराण में जो सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर इस प्रकार जो है और ये आपके पुराणों के लक्षण हैं, तो ये आप लोग याद करके जाइएगा। और इसके बाद में सृष्टि विषय का उदाहरण, राजतरंगिणी कलन विरचिता विषयवारा और महाभारत भीष्म पर्व। तो मैं इसमें ये सलाह दूंगा आप लोगों को, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इन दोनों टॉपिक को रिवाइज़ करिए। हाँ, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवाइज़ कर लीजिएगा, सृष्टि विषय का अवधारणा और राजतरंगिणी कलन, जो राजतरंगिणी है उसका। अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवाइज़ करिए, नहीं पढ़ रखा है तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर विश्वास मानिए, अगर ये प्रश्न आया तो ये सभी के लिए कठिन होगा, मतलब 90% लोगों के लिए ये कठिन ही होगा। ठीक है, बाकी जो आसान प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, जो कि महापुराण का सामान्य परिचय, जिसमें कि महापुराणों के नाम और आपके उसके जो राजस तामस इस प्रकार जो भेद किए गए हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मिलान में प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। और इसमें पुराण का लक्षण जो आपके 5 लक्षण बताए गए हैं और 10 लक्षण भी बताए गए हैं, तो 10 लक्षण किस महापुराण में बताए गए हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा। और महाभारत भीष्म पर्व, तो इसमें महाभारत भीष्म पर्व में आप एक बार एक काम करिएगा कि महाभारत 18 पुराणों के 18 पर्वों के नाम एक बार ज़रूर याद करके, अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है याद तो आप लोग उसको कम से कम नहीं कुछ तो 4-5 बार पढ़ करके याद अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद होता 4-5 बार ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि 25 कोड में प्रश्न आया हुआ है। इस बार जो पेपर हुआ 24 तारीख को उसमें प्रश्न आया है, और प्रश्न थोड़ा सा कठिन बन गया, क्योंकि उन्होंने भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व के बाद के जो पर्व हैं, जिन पर्वों पर कोई ध्यान नहीं देता है, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, स्त्री पर्व, सौप्तिक पर्व, मौसल पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, तो उसमें क्रम पूछ लिए थे, तो वो थोड़े से कठिन हो गए थे। और वो क्रम पूछने के बाद में उसमें मिलान पे क्रम पूछ लिए थे, मतलब इसको क्रम से लगाओ, हाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ पहला तीसरा चौथा, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए थे। तो अब जिसको पता है तो एक बार में लगा देगा, और जिसको नहीं पता है तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आए तो आप लोगों को एक हिंट लग जाए कि नहीं ये पहले होगा ये बाद में होगा। इस प्रकार जो आपके कालक्रम में लगाने के प्रश्न है वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में एक और मैं आपको बताऊँगा कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो भगवत गीताओं के जो अध्याय हैं उन अध्यायों को भी आप एक बार अध्यायों के नामों पर भी प्रश्न आ सकता है, तो एक बार आप अध्यायों के नामों को भी ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो ये बस इसमें से इतना ही आप लोग कर लोगे तो जो प्रश्न होंगे वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब कि रिवीज़न आपका ये हो सकता है। इसके बाद में आते हैं आप 5वीं इकाई पर। 5वीं